हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइसबर्ग। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं G20 के बारे में कि आखिर G20 है क्या और ये आजकल इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 1 दिसंबर 2022 से इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने जा रही है। मीन्स इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा और यह प्रेसिडेंसी इंडिया के पास 30 नवंबर तक 2023 तक रहेगी। मीन्स 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी भारत के पास रहने वाली है। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा 1 साल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसको हमें ध्यान से देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर वॉच आउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल कई सारी मीटिंगें अराउंड कहा जा रहा है कि 200 मीटिंग्स कंडक्ट होंगी इसके अंडर में 1 साल में। अलग अलग शहरों में 15 शहरों को शायद लोकेट किया गया है इंडिया में, जहां पर इसकी अलग अलग मीटिंग्स होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहेगा अगले साल तक। और 1 साल के लिए इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली है, इसमें इंडिया चाहे इसको अच्छे से यूटिलाइज भी करना चाहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये G20 आखिर है क्या। तो देखिए, G20 20 देशों का ग्रुप है। एक्चुअली में इसमें देखा जाए तो 19 ही देश हैं, 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप की जो कुछ कंट्रीज हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी जितनी भी कंट्रीज हैं, वो मिलकर एक यूनियन टाइप का, एक ग्रुप टाइप का बनाते हैं, जिससे कि एक कॉमन डिसीजन पे पहुंचा जा सके। उस इंस्टीट्यूशन का इन लोगों ने नाम रखा है यूरोपियन यूनियन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है 19 कंट्रीज़ के साथ। और यही 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 का फॉर्म करते हैं। फिर ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल इन द सेंस ये 19 कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है और इसके जो गवर्निंग बॉडी है वो मिलकर आपस में एक मीटिंग करते हैं, इसलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल कहा जाता है। और इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। तो ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम की कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना जरूरी है। अगर हम इसके G20 की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है नहीं। मीन्स कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। बस एक कॉमन कंसेंसस पर और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सभी कंट्रीज जो हैं इसको फॉलो करती हैं। देन अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि आखिर G20 बना कैसे, तो G20 बनने का जो सबसे पहला ख्याल आया था वो 1999 में आया था G7 कंट्रीज के थ्रू। ये G7 क्या है? तो देखिए, G7 7 डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है। आगे चल के ये G8 भी बना था, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था, वापस ले लिया या छीन लिया, जो भी आप चाहें सोच लीजिए, तब रशिया को इसमें से बाहर निकाल दिया गया था। ये दोबारा से G7 बन गया और उस टाइम पे भी ये G7 ही था। तो G7 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर रोकना है तो उसके लिए डेवलपिंग कंट्री का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इन कंट्रीज़ का भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एक आम सहमति नहीं बन पाने के कारण ये जो मुद्दा था वो डिले होता चला गया। बट 2008 में, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेमन्स ब्रदर क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड लेवल पर और एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। तब फिर ये डिसाइड किया गया कि हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके संग बैठकर बातचीत करनी चाहिए, तभी हम ग्लोबल लेवल में फाइनेंशियल क्राइसिस को रोक सकते हैं। तो 2008 में फिर ये G20 को फॉर्म किया गया और इसको फोकस करना था मेनली 3 टॉपिक्स पर, जिसमें पहला जो टॉपिक था वो था इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि इसी की वजह से ये ग्रुप बना था। दूसरा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यही 20 जो नेशन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल
और इफेक्टिव है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में या उसे बढ़ाने में। उसके अलावा जो थर्ड टॉपिक था जिस पर हमें इनको G20 कंट्रीज को फॉलो करना था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ फोकस एरिया थे G20 को, इसके अलावा भी और भी एरियाज हैं बट ये 3 मेन फोकस प्रायोरिटी एरिया थे। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये G20 ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, तो देखिए G20 जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। केवल ये 20 देशों का ग्रुप नहीं है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि वर्ल्ड में 208 प्लस कंट्रीज हैं, उसमें से ये ओनली 20 कंट्रीज का ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। तो देखिए G20 जो कि ये जो 20 कंट्रीज हैं ये अपने आप में 60% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो 2/3 पॉपुलेशन को कंसिस्ट करती है ये 20 जो ग्रुप है, ग्रुप के जो मेंबर हैं वो 60% पॉपुलेशन को कंसिस्ट करती है। और ये वर्ल्ड, इनकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 85% इकोनॉमी केवल इन 20 देशों की है। और वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट वगैरह होता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट, उनमें 75% रोल ग्लोबल एक्सपोर्ट में इन 20 देशों का ही रहता है। तो अपने आप में ये जो 20 देश हैं एक जाइंट है। तो ये ग्रुप जाइंटों का एक ग्रुप है, तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस ग्रुप में कुछ ऐसे परमानेंट गेस्ट हैं जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बॉडी हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, आसियान, साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज हैं उनका जो ग्रुप है 10 कंट्रीज का। देन स्पेन भी इसमें एक मेंबर है, परमानेंट गेस्ट ही कह लीजिए, मेंबर नहीं है, गेस्ट है। देन इंटरनेशनल लेबर यूनियन, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सभी इसमें एक परमानेंट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए जाते हैं इसकी मीटिंग में। तो इसलिए भी इसका ग्रुप का रेलिवेंस, सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। अब जो अभी ये जो न्यूज़ में चल रहा है G20, उसका रीजन क्या है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है। तो आखिर समझते हैं कि इसकी प्रेसिडेंसी है क्या और किस तरह से अलग अलग कंट्रीज को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है, और इंडिया को ये फर्स्ट टाइम ही क्यों मिली है, तो इसमें देखते हैं। तो जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो हर साल रोटेट की जाती है अदर अलग अलग कंट्रीज को, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनमें आपस में ये रोटेट किया जाता है। G20 की प्रेसिडेंसी एवरी ईयर 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। और इसकी जो प्रेसिडेंसी का जो सिलेक्शन होता है वो होता है ट्राइका सिस्टम पर बेस्ड। अभी ट्राइका सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में UPSC वगैरह में पूछ लिया जाए विच इज़ रिलेटेड टू द ट्राइका। तो इसको हम देखते हैं इसमें। अब ये ट्राइका सिस्टम पे प्रेसिडेंसी इसलिए इन्वॉल्व की जाती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी ये लोग एजेंडा सेट करेंगे उसमें एक कंटिन्यूटी रहे, एक निरंतरता रहे एजेंडा में, कम से कम 3 इयर्स के लिए तो रहे ही। तो ये ट्राइका सिस्टम है क्या, पहले उसको देखते हैं। देखिए प्रेसिडेंसी जो होती है वो एक कंट्रीज को दी जाती है, बट ये ट्राइका सिस्टम में 3 ईयर के लिए प्रेसिडेंसी डिसाइड कर ली जाती है कि 2021 और 2022 एंड 2023 में प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी, ये पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं 3 कंट्रीज को। तो देखिए 2021 में ये प्रेसिडेंसी इटली के पास थी, 2022 में ये प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, और 2023 के लिए ये प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी 13 नवंबर तक, इंडिया के पास। तो ये 3 कंट्रीज का जो प्रेसिडेंसी के लिए सिलेक्शन हुआ इन्हीं को बोला जाता है ट्रोइका। तो ट्रोइका क्या है, कंट्रीज हु गेट प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ट्रोइका। तो यही ट्रोइका होता है। और ये 3 ग्रुप में क्यों बनाए जाते हैं, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ एजेंडा। अब अगर हम बात करें कि हर साल ये रोटेट की जाती है, तो कभी कोई ऐसा कंट्री रहा है जिसने इसको 2 बार होस्ट किया? हाँ, जिसके पास प्रेसिडेंसी रहती है इसकी मीटिंग भी वही देश होस्ट करता है। तो इसकी मीटिंग 2 बार होस्ट की जा चुकी है। एकमात्र देश है USA जिसने इसकी मीटिंग को 2 टाइम्स होस्ट किया है, 2008 में एंड 2009 में। इसके अलावा सभी देशों ने एक बार ही इसको
होस्ट किया है। और 2023 के बाद ये 2024 में ब्राज़ील को इसकी प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 का तो देखिए हर जगह सबको पता ही रहेगा इंडिया में, लेकिन 2024 का पूछ सकते हैं वो लोग, तो ये भी आपको याद रखना है। देन शेरपास क्या होते हैं, एक वर्ड आता है शेरपास। तो मान लीजिए इंडिया मीटिंग में जाएगा, अब इंडिया से कौन जाएगा, तो सपोज करिए कि फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया इंडिया से, जयशंकर साहब को, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर, तो ये आपके शेरपास कहलाएंगे उस मीटिंग में। तो शेरपास क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर कंट्रीज इन G20 मीटिंग। फिर अब हम बात करें कि सिलेक्शन ऑफ ट्रॉयका होता कैसे है, ये 3 जो देश हैं वो सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं। तो देखिए यूरोपियन यूनियन को अगर छोड़ दिया जाए तो 19 कंट्रीज हैं, इनको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। इनमें इनको किया गया है, आपका सिलेक्शन डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। अब इसी अलग अलग ग्रुप से एक एक मेंबर को अलग अलग टर्म पे चूज किया जाता है। जैसे कि इस बार ट्रॉयका में कौन आया आपका, एक ही आपका है इंडोनेशिया ग्रुप 5 से, इटली था ग्रुप 4 से एंड इंडिया ग्रुप 2 से। तो ये तीनों मिलकर ट्रॉयका बने। तो इसी टाइप से होता है। ऑल 19 कंट्रीज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स एंड 3 कंट्रीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट ग्रुप्स। और ऐसे ही ट्रॉयका सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर द प्रेसिडेंसी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब अगर हम बात करें कि ये प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया की, कि इंडिया की प्रेसिडेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडिया को कब से आखिर क्या यूटिलाइज कर सकता है इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी को। तो प्रेसिडेंसी बिगेन ऑन, ये अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 दिसंबर टू 13 नवंबर तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी 2023 तक के लिए, और जिसके अंडर इंडिया 200 मीटिंग कंडक्ट करेगा इन डिफरेंट 15 सिटीज़ में। और जो फाइनल समिट होगी वो होगी आपकी न्यू दिल्ली में, जहाँ सभी देशों के, इन 20 देशों के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो आके मीट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 9 और 10 सितंबर 2023 को होगा। और इस बार का जो थीम रहेगा, जो इंडिया कंडक्ट करेगी मीटिंग, उसका थीम क्या रहेगा, तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि G20 मीटिंग का इस बार थीम क्या है। देन अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों ये वाला ग्रुप, तो सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इसलिए है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी प्रेसिडेंसी मिलना, क्योंकि ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देता है लीड करने का। वर्ल्ड के 20 जाइंट कंट्री को लीड करने की एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलती है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके थ्रू इंडिया अपना एजेंडा शो कर सकता है कि क्या एजेंडा है इंडिया की, क्या एबिलिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या पोटेंशियल है इंडिया का, कि हम वर्ल्ड में अपनी एक पोजीशन रखते हैं। ये शो ऑफ करने का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। देन इंडिया कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए भी अपने आप को लीडर शो कर सकता है। ये ग्लोबल साउथ क्या है, तो इसके लिए मैं हो सकता है बाद में एक डिफरेंट वो बना दूं, क्या कहते हैं, वीडियो बनाऊं। अभी इतना समझ लीजिए कि ग्लोबल साउथ जो है पूरा वर्ल्ड है, आपके यूरोप के कुछ कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज, यूएसए तक, उससे नीचे के जितना भी कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपिंग या अनडेवलप्ड स्टेज में है, जैसे ये आपका मैक्सिको से नीचे और साउथ जितने भी आपके साउथ अमेरिका के जितनी भी कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका की, देन अफ्रीका की जितनी कंट्रीज हैं, और इधर एशिया की कंट्रीज एक्सेप्ट ये जापान को छोड़कर और नीचे ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। तो ये जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग और अनडेवलप्ड नेशंस, इन्हीं को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो इनको भी इंडिया रिप्रेजेंट कर सकती है एज अ लीडर, इनको भी लीड कर सकती है इस मीटिंग के थ्रू। इनके बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, इनके
फ़ायदे की अगर उसमें बात की जाए, इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो G20 में इंडिया इनकी भी आवाज़ उठाकर एज अ लीडर रिप्रेजेंट कर सकती है अपने आप को, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। फिर क्या क्या इश्यूज रहेंगे इंडिया के सामने, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे वर्ल्ड लीडर्स के सामने या वर्ल्ड की ये 20 कंट्रीज के सामने। तो कुछ इश्यूज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो जो इशू रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। देखिए, आप सभी को पता है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और इसमें डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनने पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का इतना एमिशन कर दिया है और क्लाइमेट को खराब किया है, वो लोग क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्री को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए $100 बिलियन का एड प्रोवाइड करेंगे, जिस पर कि कॉमन कंसेंसस बन नहीं पा रही है कंट्रीज के बीच में। तो ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको डील करने के लिए भी G20 फोकस करेगी। देन ट्रांजिशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, कि डेवलप कंट्रीज किस तरह से, जिन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, वो किस तरह से ट्रांसफर करेंगे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को। देन रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो अपने आप में एक वर्ल्ड डिजास्टर साबित हो सकता है, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए वर्ल्ड पीस के लिए जरूरी है। प्लस इन दोनों देशों के बीच होने वाली लड़ाई से, बैटल से जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई है, चाहे वो एनर्जी की हो, एनर्जी का सप्लाई हो वर्ल्ड लेवल पे, या फूड सप्लाई हो, इन दो सप्लाईज में वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है उसको भी डील करना एक चैलेंज रहेगा इन कंट्रीज के सामने। देन अभी हम कोविड की जो पेंडेमिक थी उससे हम बाहर निकले, काफ़ी देश अभी भी इसके स्लो डाउन में है, तो उसकी रिकवरी के लिए भी फोकस करना और इस चैलेंज को डील करना भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक रहेगा इन G20 कंट्रीज के सामने। देन लो इनकम कंट्रीज जो जिनका डेप्ट राइज होता जा रहा है कंटिन्यू, ये ऐसा ना हो कि बाद में ये कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम को कहीं ना कहीं खो दें, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना G20 कंट्रीज के लिए एक चैलेंजिंग साबित होगा। इस पे भी टॉपिक पर भी उनको अपने इनपुट देने पड़ेंगे और केयर करना पड़ेगा इस चीज़ का। देन डिजिटल गवर्नेंस जिस तरह से अडॉप्ट की जा रही है वर्ल्ड लेवल पर, इसको किस तरह से बढ़ावा देना है, प्लस इसको किस तरह से आपको साइबर अटैक वगैरह वाली जो चीज़ें हैं उनसे सेफ गार्ड करना है अपने आप को, अपने सिस्टम को, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा G20 कंट्रीज के सामने। तो आई होप कि आप G20 के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे और अगले एक साल में क्या होगा या क्या क्या डिसीजन लेंगे इस पर भी आपको नज़र बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसके जो स्टार्टिंग में मैंने जो फैक्ट्स बताए थे उसको भी आपको ध्यान रखना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पूरे साल में तो कोई ना कोई इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो UPPCS हो या UPSC हो या MPPSC हो, BPSC हो, किसी भी स्टेट PCS में या किसी अन्य एग्जाम में भी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की इस साल पूरी संभावनाएं हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ विद द आइसबर्ग। थैंक यू।